आज जो हम प्रश्न करेंगे टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। पहली क्लास है और 20 में से जानेंगे आपके स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, खालिस्तान किसने सामूहिक अचेतन कलेक्टिव एनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया है? युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने, स्लीवन ने। 5 सेकंड पर क्वेश्चन आपको टाइमिंग दिया जाएगा, सभी कमेंट कीजिए। तो किसने सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया है? सभी लोग लगभग जानते हैं, वह है युंग महोदय की बात करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। जी हाँ साथियों, दूसरा प्रश्न जो कि स्क्रीन पर दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? सभी बताइएगा। ये भी लगभग कई बार है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। 1947, 1920, 1940, 1900। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सभी लोग जानते हैं, 1900 वर्ष से माना जाता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया वैसे ही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को या आलटीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना, सभी का वेलकम अभिनंदन है। जयसवाल से सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, मनोविज्ञान साइकोलॉजी की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है। जैसा हमने आपको बताया, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी का स्पष्ट स्वरूप बाद में थांडाइक, जड, टर्मन, फ्रोबेल, हर्बल आदि की वजह से प्राप्त हुआ। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थांडाइक को माना जाता है। काफी बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है। अगर आपका जवाब थांडाइक है, बिल्कुल 100% आपका श्योर फीडबैक है। शिक्षा में जो मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने दिया? तो सूत्रपात अगर पूछा जाता है तो किसने दिया? रूसो ने दिया था। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। सभी ज्वाइन कीजिएगा। कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं, हम किसकी बात करेंगे? आंखों के रंग। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए साथियों, आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे को सभी लक्षण अपने माता पिता के आनुवंशिकता रूप से मिलते हैं और इन लक्षणों को स्थानांतरित करने के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। यह गुणसूत्रों में निहित जीन के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी आनुवंशिकता के कारण होता है हम बच्चों और उनके माता पिता के बीच एक समानता पाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे जो समानता मिलती है वो किसके अकॉर्डिंग है? वह आपके आनुवंशिकता संबंधी कारक की बात करेंगे, जीन्स की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। स्पेशल सीटेट क्लासेस चल रही है, नोट कर लीजिएगा। धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? अहम केंद्रित चिंतन की बात करेंगे, कार्यकरण की बात करेंगे, विपर्य चिंतन की बात करेंगे, प्रतीकात्मक विचार की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, राइट ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वह होगा कार्यकरण। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न, विकास कैसा परिवर्तन होता है? विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक है, गणनात्मक है, नकारात्मक है। देखिए, विकास शब्द होता है, विकास यानी प्रगति, नकारात्मक निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ना ही गणना, क्योंकि गणना करने वाला ये नहीं है, और ना ही आपका रचना करने वाला है। तो ये किसका है? गुणात्मक है। विकास कैसा होता है? देखिए, विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है और ये गुणात्मक होता है, वृद्धि करता रहता है, शारीरिक वृद्धि हो, मानसिक वृद्धि हो, ठीक है। तो विकास कैसा परिवर्तन है अगर पूछा जाता है तो एक कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है, वृद्धि में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है?
क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों से संबंधित होती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो विकास के प्रस्तुत में अगर सिद्धांत से संबंधित अगर बात करें तो आप सभी लगभग जानते हैं जो विकास होता है वह सापेक्षिक रूप से जो है क्या है, क्रमिक होता है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी समझ गए होंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना साथियों, सीटेट फतेह करना है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक के विकास का अर्थ होता है वह मतारोपण है, अंगीकरण है, अनुकरण है या अभिव्यक्ति होता है। अब इन ऑप्शनों में से देखिएगा जो ऑप्शन आपने पढ़ा होगा, आपने अनुकरण पढ़ा होगा और अभिव्यक्ति पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हो, तो सार्वत्रिक शब्द तो अनुकरण नहीं कर सकता जो सार्वत्रिक होगा। ठीक है, तो मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सार्वत्रिक हो, इस विकास का अर्थ क्या हो जाता है, अभिव्यक्ति हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या साथियों पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है कि यदि शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बालक, बालिका पाठ के दौरान लगातार गलतियां कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप शिक्षक हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, अक्सर आप देखते हैं कि पाठ के दौरान बालक, बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी क्या है, पाठ करते समय, पढ़ते समय लगातार गलतियां कर रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करना चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। तो एक शिक्षक के रूप में आपका जो कार्य होना चाहिए वह कैसा कार्य होना चाहिए? आपका कार्य अनुदेशन कार्य होना चाहिए, समय सारणी या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। जी हाँ, अगर लगातार गलती कर रहा है तो पहले बात तो अनुदेशन कार्य में सुधार लाना है, समय सारणी पे सुधार लाना है और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो अदर ऑप्शन देखें, गलतियां करने वाले शिक्षार्थी, गलतियां करने वाले विद्यार्थी, तो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र बाल विकास में जो गलतियां हैं यहाँ पे नेगेटिव हमारा प्रश्न बन जाता है, जबकि नेगेटिव प्रश्न पूछा नहीं गया था। अगला है एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो किसी एक कक्षा में एक स्कूल के एक क्लास में व्यक्तित्व भिन्नता, हमारे और आप में हम सभी व्यक्ति हैं और हमारे आप में सभी में क्या पाई जाती है, व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। और इन व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? रुचि के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं, सीखने के आधार पर अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग सीखने के होते हैं, चरित्र के आधार पर भी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हमारे और आप में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी ऑप्शन जो है एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, ये सभी प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है? समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व समान बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, या उपरोक्त सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। देखिए, समायोजन शब्द दिया गया है, वो भी शिक्षा का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, तो समायोजन में विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, ये समायोजन है, ये मुख्य कार्य होता है शिक्षा के लिए। जो बच्चा विद्यालय नहीं आता उसको विद्यालय कैसे लाया जाए? ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, ये भी समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। विशेष व समान बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, ये भी समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तीनों मुख्य कार्य हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ये सारे पीडीएफ फाइल नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं टीटी के, शिक्षक भर्ती के, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी अभी से फ्री में, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस फ्री में होती है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, अपना परिवार है। जी हाँ साथियों, अगर प्रश्न आता है, सभी लोग जानते हैं बुद्धिलब्ध से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो बच्चे की बुद्धिलब्ध जो है 90 से 110 के मध्य है, तो वह क्या होगी? ये 1 नंबर कन्फर्म आ गई। इस प्रकार का प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो बच्चे की बुद्धिलब्ध जो है 90 से 110 के मध्य है, तो क्या पूछा जाएगा? देखिए, 100 जो है सामान्य माना जाता है, और हम आपको बता चुके हैं 91 से लेके 109 तक भी समान माना जाता है। ठीक है, तो ये जो
लेवल दिया गया है ये सामान्य लेवल का ही दिया गया है। इसके मध्य बीच में पूछा गया है। मध्य मतलब 91 से लेके 109 तक पूछा जा रहा है। तो जिस बच्चे की बालक बालिका की शिक्षार्थी विद्यार्थी की बुद्धिलब्ध 91 से 109 के बीच होगी, वह बालक की बच्चे या बालिका वह सामान्य बुद्धि के मध्य कहला जाएगा। उस बच्चे की बुद्धिलब्ध सामान्य बुद्धि कहला जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राक संक्रियता अवस्था पूछा जा रहा है। जन्म से 24 माह, तो सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी के 4 अवस्थाएं दी गई थी। जन्म से लेके 2 वर्ष या 24 माह पहली अवस्था कहलाती है, ठीक है, जिसे हमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। दूसरी होती है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और आपके एग्जाम में यही पूछा जा रहा है, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक। प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती 2 से 7 वर्ष तक। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक का कहलाती है, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चौथी होती 11 वर्ष से आगे या 11 से लेकर 15 वर्ष तक औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो चारों अवस्थाओं से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जीन पियाजे जी का अवश्य पूछा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित है? तो टीचिंग स्किल से संबंधित कौन है भैया? सभी कमेंट कीजिएगा। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या ये सभी कहला जाएंगे। आपका एक एक कमेंट स्कोर को बेटर करता जाएगा, तैयारी को बेहतरीन करता जाएगा साथियों। तो कौन सा शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित होता है? तो श्याम पट पर लिखना, ये भी टीचिंग स्किल से संबंधित है। प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये तीनों जो है दिए गए हैं। तीनों कैटेगरी जो है शिक्षण कुशलता या कह सकते हैं टीचिंग स्किल से संबंधित है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सभी संबंधित है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? अक्सर देखता है कोई ना कुछ कमी रह जाती है। रिक्तियां मतलब क्या होता है? कमी। तो विद्यार्थी बालक बालिका के सीखने में जो रिक्तियां जो कमी हो जाती है उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? उनके निदान खाली स्थान के बाद होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। शिक्षार्थियों अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। या समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। तो कोई बालक बालिका जो गलती करता है, जो इसमें रिक्तियां रह जाती हैं, सीखने में कमी रह जाती हैं, उसके निदान करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके निदान करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं क्या करना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 5-6 प्रश्न और बचे हुए हैं। इस क्लास के एमसीक्यूज चल रहा है, आपका चैप्टर चल रहा है बाल विकास, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। साथियों अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। ये सारे आपके देखिए मूल प्रवृत्ति हैं। वो भी मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं, आप सभी लगभग जानते हैं, जिनमें जिज्ञासा का संबंध केवल पूछा जा रहा है। तो जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। आपकी किसमें जिज्ञासा है, आपकी किसमें रुचि है, इसका संबंध किससे होता है? आश्चर्य से हो जाएगा। क्योंकि ना तो जिज्ञासा का संबंध भय से, ना घृणा से, ना भूख से होता है। जिज्ञासा मतलब एक उत्सुकता, जानने की इच्छा, तो यहाँ पे आश्चर्य हो जाएगा। आइए समझते हैं साथियों, आप लगभग सभी जानते हैं कि मैकडूगल के अनुसार प्राथमिक भावनाएं भय, घृणा, आश्चर्य, बोध, साथ ही साथ आपकी अधीनता, विचलन, कोमलता, ये हमारी अगर पूछा जाए कि मैकडूगल के अनुसार प्राथमिक भावनाएं कौन कौन सी हैं, तो भय, घृणा, आश्चर्य, बोध, अधीनता, विचलन और कोमलता, ये हमारे प्राथमिक भावनाएं अगर पूछा जाता है। और प्रत्येक सहज प्रवृत्ति में एक समान भावना होती है। संज्ञानात्मक यानी जानने या बोधमय पहलू जो है प्रभावित या भावनात्मक पहलू कहला जाता है। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर देखे जाए जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य की बात करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था कहलाती है वे कौन सी कहलाती है? औपचारिक आय या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये सेम चीज है। तो अमूर्त मतलब 11 के बाद या 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको डिटेल के साथ बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? सभी बताइएगा। जी हाँ साथियों, प्रश्न आ चुका, बेहतरीन प्रश्न है। अधिगम के पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके प्रश्न से ही पता चल गया होगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो पुनरावृत्ति सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो स्टैनले हॉल की बात करेंगे साथियों।
यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादक सभी लोग जानते हैं क्लार्क हेल के द्वारा कब दिया गया? 1915 में दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर वह विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो वह खाली स्थान किसकी ओर संकेत करती है? एक शिक्षार्थी है, एक शिक्षिका है, यहाँ पे एक टीचर की भूमिका की बात करेंगे। वह अपनी कक्षा को ही अपनी क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, टूरिस्ट पर ले जा रही है। तो ऐसी अध्यापिका जो टूरिस्ट पर ले जा रही हैं और वापस आने पर जो उन्हीं विद्यार्थियों के साथ अपनी कक्षा के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं, क्या गया, क्या क्या देखा हमने, कौन कौन से वृक्ष पेड़ वगैरह देखा, ये सारी चर्चा करती हैं। तो ये चर्चा करना किसकी ओर संकेत करता है? तो सभी लोग जानते हैं जब कई चीज हम सीखते हैं, कहीं पर जाते हैं, दृश्य देखते हैं, उनसे संबंधित अगर पूछा जाता है तो सीखने के आकलन से संबंधित यह संकेत करता है कि जो हमने वहां कर सीखा, देखा, जाना, समझा, उसके पर आकलन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अध्यापक द्वारा जो कृष्णा के द्वारा ये जो पूछना जो है वह सीखने के आकलन से संबंधित हो जाएगा, यह संकेत कर रहा है। अगला प्रश्न है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल होगा? अमहत्वपूर्ण होगा, अति संवेदनशील, निरपेक्ष होगा या कम महत्वपूर्ण की बात करते हैं। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन का काल अगर पूछा जाता है तो आप लगभग सभी लोग जानते हैं जब भी बचपन का काल पूछा जाता है तो अति संवेदनशील की बात करते हैं, बी ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। और इस क्लास का इस एमसीक्यूज का 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होगी? जो अध्यापक अध्यापिका जो टीचर्स मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनकी विशेषता क्या होगी? यानी अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपकी एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? क्या वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, या वह अधिक संवेदनशील है, या वह सख्त अनुशासन पसंद करते हैं? तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं तो ये प्रश्न आपके लिए है। आप सभी के लिए एमसीक्यूज ये दिया जा रहा है, मॉक क्वेश्चन दिया जा रहा है एमसीक्यूज में, टॉप 20 क्वेश्चन में। और पहला एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 20 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य आइएगा। और डेली क्लासेज हमारी चलने वाली है, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट की क्लासेज जल्द चलने वाली है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अगर हमें 150 में से 125 प्लस का स्कोर अगर क्रॉस करना है, प्राप्त करना है, सिलेक्शन पाना है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कोशिश यह होनी चाहिए कि हम सदैव समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।